नमस्ते दोस्तों। और एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई किताब पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेश। हर रोज रात 8 बजे हम एक नई किताब की दुनिया में गोता लगाते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ गोता नहीं लगाएंगे, बल्कि एक ऐसे समंदर की गहराइयों को नापेंगे जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच को झकझोर कर रख दिया है। आज का हमारा विषय महज एक किताब का सारांश नहीं है। ये एक पूरी जीवन शैली का, एक पूरे दर्शन का विस्तृत विश्लेषण है। क्या आप भी उस दुनिया में जी रहे हैं जहां आपको हर पल मुस्कुराने, हर पल पॉजिटिव रहने और सोशल मीडिया पर अपनी परफेक्ट जिंदगी का ढिंढोरा पीटने के लिए मजबूर किया जाता है? क्या आप भी उस अंतहीन दौर में भागते भागते थक गए हैं जिसका नाम है सबको खुश रखना? अगर आपका जवाब हाँ है, तो अगले 30 मिनट के लिए अपनी दुनिया के सारे डिस्ट्रैक्शन बंद कर दीजिए, क्योंकि आज हम उस ताले को खोलने वाले हैं जिसकी चाबी हम सब खोज रहे हैं। वो ताला है दिखावे का प्रेशर, और चाबी है आज की हमारी किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, लेखक मार्क मैनसन द्वारा। ये कोई साधारण सेल्फ हेल्प किताब नहीं है। ये उन किताबों की तरह नहीं है जो आपको बताएगी कि आप कितने ताज हैं या आप आंखें बंद करके कुछ भी पा सकते हैं, बल्कि ये किताब आपको एक थप्पड़ की तरह लगेगी। एक ठंडा, कड़वा और जरूरी सच का थप्पड़ जो आपको नींद से जगा देगा। तो अगर आप उस कड़वे सच को सुनने के लिए तैयार हैं, जो आपकी जिंदगी को मीठा बना सकता है, तो मेरे साथ इस सफर के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे नई किताब परिवार में नए हैं, तो बिना किसी देरी के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और वो बेल आइकन जरूर दबा दें। आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स हमारा सबसे बड़ा प्रोत्साहन है। चलिए अब पर्दा हटाते हैं उस धोखे से जिसे हम पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं। भाग 1, कोशिश मत करो, द डोंट ट्राई प्रिंसिपल। सबसे बड़ी समस्याओं में से एक ये है कि हमें यकीन दिलाया गया है कि हमें असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है। हमें बताया गया है कि हम सब ठास हैं, हम सब विजेता बनने के लिए पैदा हुए हैं। टीवी पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह हमें केवल विजेताओं की कहानियां दिखाई जाती हैं। वो अरबती जिसने गैराज से कंपनी शुरू की, वो एक्टर जो रातों रात स्टार बन गया, वो एथलीट जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस सब को देखकर हम अनजाने में एक दबाव महसूस करने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर हम भी उतने ही सफल, उतने ही अमीर, उतने ही लोकप्रिय नहीं हैं, तो हमारी जिंदगी बेकार है। और इस दबाव में हम कोशिश करने लगते हैं। हम खुश रहने की कोशिश करते हैं, हम अमीर दिखने की कोशिश करते हैं, हम कॉन्फिडेंट होने की कोशिश करते हैं। यहीं पर लेखक मार्क मैनसन अपना पहला बम फोड़ते हैं। वो कहते हैं, डोंट ट्राई, कोशिश मत करो। ये सुनने में कितना अजीब लगता है ना? लेकिन इसका मतलब आलसी बनना नहीं है। इसका गहरा मतलब है, जब आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, तो आप अपने दिमाग को यह संदेश दे रहे होते हैं कि आपके पास वो चीज नहीं है। सोच कर देखिए, जो व्यक्ति सच में अमीर है, क्या उसे दूसरों को यह यकीन दिलाने की जरूरत पड़ती है कि वो अमीर है? नहीं। जो व्यक्ति सच में सुंदर है, क्या उसे शीशे के सामने खड़े होकर खुद को कहना पड़ता है कि मैं सुंदर हूं? नहीं। और जो व्यक्ति सच में खुश है, क्या उसे खुश रहने की कोशिश करनी पड़ती है? बिल्कुल नहीं। खुशी, आत्मविश्वास, प्यार, ये सब कोशिश करने से नहीं मिलते। जब आप खुश रहने की कोशिश करते हैं, तो आप असल में इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं कि आप खुश नहीं हैं। ये आपको उस कमी का एहसास दिलाता है। ये हमें उस कॉन्सेप्ट की ओर ले जाता है जिसे लेखक कहते हैं दी फीडबैक लूप फ्रॉम हेल, यानी नर्क का चक्रव्यूह। ये एक मानसिक जाल है। मान लीजिए आपको किसी प्रेजेंटेशन से पहले घबराहट होती है। ये सामान्य है, लेकिन फिर आप सोचने लगते हैं, अरे यार, मुझे घबराहट क्यों हो रही है? मुझे तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अब आप घबराहट होने के कारण और ज्यादा घबरा जाते हैं। एक और उदाहरण, आपको किसी बात पर गुस्सा आता है, फिर आप खुद को कोसने लगते हैं, मैं इतना गुस्सैल क्यों हूं? मुझे शांत रहना चाहिए। अब आपको गुस्सा आने पर और ज्यादा गुस्सा आने लगता है।
ये है वो नर्क का चक्रव्यूह। आप एक नेगेटिव भावना के बारे में नेगेटिव महसूस करने लगते हैं और ये चक्र चलता रहता है, आपको अंदर ही अंदर खाता रहता है। इस चक्र को तोड़ने का एकमात्र तरीका है जिसे मैनसन कहते हैं नॉट गिविंग अ फक, यानी उस दूसरी नेगेटिव भावना को महत्व न देना। हां, मुझे घबराहट हो रही है, तो क्या ये सामान्य है? हां, मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है, ये एक इंसानी भावना है। जिस पल आप अपनी नेगेटिव भावनाओं को स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें महसूस करने की इजाजत दे देते हैं, उसी पल वो चक्रव्यूह टूट जाता है। आप उस भावना से लड़ना बंद कर देते हैं और उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। तो कोशिश न करने का असली मतलब है खुश रहने की कोशिश मत करो। इसके बजाय उन कामों को करो जो तुम्हें सही लगते हैं। खुशी अपने आप मिल जाएगी। लोकप्रिय होने की कोशिश मत करो। इसके बजाय एक अच्छे और ईमानदार इंसान बनो। सही लोग अपने आप तुमसे जुड़ जाएंगे। परफेक्ट होने की कोशिश मत करो। अपनी कमियों को स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हें इंसान बनाती है। भाग 2, खुशी एक समस्या है, हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम। ये इस किताब का एक और चौंकाने वाला विचार है। हम सब खुशी के पीछे भाग रहे हैं। हमें लगता है कि खुशी जिंदगी का अंतिम लक्ष्य है। हम एक ऐसी जिंदगी चाहते हैं जिसमें कोई समस्या न हो, कोई दुख न हो, कोई संघर्ष न हो। लेकिन लेखक कहते हैं कि ये इच्छा ही अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। जीवन का स्वभाव ही समस्याओं से भरा है। आप एक समस्या को सुलझाते हैं तो दूसरी सामने आ जाती है। आप अपनी हेल्थ की समस्या को ठीक करते हैं तो ऑफिस में कोई नई समस्या खड़ी हो जाती है। आप ऑफिस की समस्या सुलझाते हैं तो घर पर कोई अनबन हो जाती है। समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, वे बस बदलती है या अपग्रेड होती है। तो फिर खुशी कहाँ है? लेखक के अनुसार असली खुशी समस्याओं को सुलझाने में है, न कि समस्याएं न होने में। इसे ऐसे समझिए, आपको वीडियो गेम्स खेलना पसंद है। आप गेम्स क्यों खेलते हैं? क्योंकि उनमें चुनौतियां होती हैं, समस्याएं होती हैं जिन्हें आपको सुलझाना होता है। अगर आपको एक ऐसा गेम दिया जाए जिसमें कोई दुश्मन न हो, कोई लेवल न हो, तो क्या आप उसे खेलेंगे? नहीं, क्योंकि वो बोरिंग होगा। हमारी जिंदगी भी उस वीडियो गेम की तरह है। खुशी और संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपनी चुनी हुई समस्याओं को हल करते हैं। एक व्यक्ति के लिए सुबह 5 बजे उठकर जिम जाना एक अच्छी समस्या है, क्योंकि वो फिट रहना चाहता है। लेकिन एक दूसरे व्यक्ति के लिए, जिसे अपनी सेहत की परवाह नहीं है, ये एक बहुत बुरी समस्या है। एक व्यक्ति के लिए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करना एक अच्छी समस्या है। दूसरे के लिए, जिसे 9 से 5 की नौकरी पसंद है, ये एक सिरदर्द है। तो सवाल ये नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी से सारी समस्याएं कैसे खत्म करूं। सही सवाल यह है कि मैं कौन सी समस्याएं अपनी जिंदगी में चाहता हूं। मैं किस दर्द को सहने के लिए तैयार हूं। आप एक शानदार गिटारिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको रोज घंटों प्रैक्टिस करने का दर्द सहना होगा। आप एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं तो आपको अनिश्चितता, असफलता और लंबे समय तक काम करने का दर्द सहना होगा। आप एक मजबूत रिश्ता चाहते हैं तो आपको मुश्किल बातचीत करने, मतभेदों को सुलझाने और कभी-कभी अपनी इच्छाओं को त्यागने का दर्द सहना होगा। आप किस दर्द को चुनते हैं, वही आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। खुशी उस दर्द को सहने और उन समस्याओं को सुलझाने की प्रक्रिया में ही छिपी है। समस्याओं से रहित जीवन न तो संभव है और न ही वांछनीय। भाग 3, आप चास नहीं हैं, यू आर नॉट स्पेशल। ये बात शायद सुनने में सबसे ज्यादा चुभती है। हम सब कहीं न कहीं ये मानना चाहते हैं कि हम तास हैं, हम औरों से अलग हैं, हमारी समस्याएं सबसे अनोखी हैं, हमारा टैलेंट सबसे अलग है। इस मानसिकता को लेखक एंटाइटलमेंट यानी हद जताने की भावना कहते हैं। ये 2 तरह से काम करती है। मैं बहुत शानदार हूं, इसलिए मुझे बिना मेहनत किए सब कुछ मिलना चाहिए। मैं बहुत बदनसीब हूं, मेरी समस्याएं सबसे बड़ी हैं, इसलिए मुझे दूसरों से ज्यादा सहानुभूति मिलनी चाहिए। ये दोनों ही मानसिकताएं जहरीली हैं। आज के इंटरनेट और सोशल मीडिया के युग में
ये समस्या और भी बढ़ गई है। हर कोई अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा पल ऑनलाइन डालता है। हम उन असाधारण पलों को देखकर ये मानने लगते हैं कि हर किसी की जिंदगी शानदार है, सिवाय हमारी। हम ये भूल जाते हैं कि वो बस एक हाइलाइट रील है, पूरी फिल्म नहीं। लेखक कहते हैं कि सच्चाई ये है कि आप ताज नहीं हैं, और ये एक बहुत अच्छी जबर है। जब आप ये मान लेते हैं कि आप ताज नहीं हैं, तो क्या होता है? आप पर असाधारण होने का दबाव हट जाता है। आप सामान्य होने की आजादी महसूस करते हैं। आप ये समझना शुरू करते हैं कि जिन समस्याओं से आप गुजर रहे हैं, उनसे दुनिया में करोड़ों लोग गुजर चुके हैं और गुजर रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं। आप अपनी समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर देखना बंद कर देते हैं और उन्हें सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप सफल होने के लिए शॉर्टकट ढूंढना बंद कर देते हैं और मेहनत के महत्व को समझते हैं। औसत या सामान्य होना कोई असफलता नहीं है। अधिकांश लोग अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में औसत ही होते हैं। कोई व्यक्ति जो एक बेहतरीन बिजनेसमैन है, हो सकता है कि वो एक बहुत बुरा पिता हो। कोई एथलीट जो अपने खेल में असाधारण है, हो सकता है कि वो सामाजिक जीवन में बहुत अजीब हो। ये स्वीकार करना कि आप हर चीज में खास नहीं हो सकते, आपको अपनी साधारणता को अपनाने और उसमें शांति खोजने का मौका देता है। आप छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना शुरू करते हैं। दोस्तों के साथ एक अच्छी शाम, एक अच्छी किताब पढ़ना, कोई नया कौशल सीखना। जब आप चास बनने के बोझ से मुक्त हो जाते हैं, तभी आप वास्तव में कुछ खास करने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। भाग 4, आप हमेशा चुन रहे हैं। यू आर ऑलवेज चूजिंग, जिम्मेदारी का सिद्धांत। ये इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाला अध्याय है। अब जो मैं बताने वाला हूं, वो शायद आपको बहुत कड़वा लगे, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया, तो आप अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर आ जाएंगे। लेखक एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं। गलती, फॉल्ट और जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी में गलती अतीत की बात है, जिम्मेदारी वर्तमान की बात है। आपकी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें आपकी कोई गलती न हो सकता है आप एक गरीब परिवार में पैदा हुए हो, ये आपकी गलती नहीं है। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया हो, ये आपकी गलती नहीं है। हो सकता है आपका बॉस बहुत बुरा हो, ये आपकी गलती नहीं है। लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आप क्या करते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। उस धोखे के बाद दुखी रहना है या आगे बढ़ना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। उस बुरे बॉस के साथ काम करते रहना है या नई नौकरी ढूंढनी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। हम अक्सर इन दोनों चीजों को मिला देते हैं। हमें लगता है कि अगर हमारी गलती नहीं है, तो हमारी जिम्मेदारी भी नहीं है। हम विक्टिम मोड में चले जाते हैं। हम शिकायतें करने लगते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। जिस पल आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं, आप अपनी सारी शक्ति दूसरे के हाथों में दे देते हैं। लेकिन जिस पल आप हर स्थिति की पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं, चाहे उसमें आपकी गलती हो या न हो, आप अपनी शक्ति वापस अपने हाथों में ले लेते हैं। जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं है कि आप हर बुरी चीज के लिए खुद को दोष दें। इसका मतलब है कि आप अपनी प्रतिक्रियाओं, रिस्पॉन्सेस के मालिक हैं। बाहरी परिस्थितियां आपके नियंत्रण में नहीं हो सकती, लेकिन उन परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया कैसे करनी है, ये हमेशा आपके नियंत्रण में होता है। एक व्यक्ति जिसकी नौकरी चली जाती है, उसकी गलती नहीं। वो या तो महीनों तक सरकार को और अपनी किस्मत को कोस सकता है, या वह इसे एक अवसर के रूप में देख सकता है, नए कौशल सीख सकता है और शायद पहले से बेहतर नौकरी पा सकता है। चुनाव उसका है, जिम्मेदारी उसकी है। जब आप हर चीज की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, तो आप शिकायत करना बंद कर देते हैं और समाधान खोजना शुरू कर देते हैं। आप पूछना बंद कर देते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, और पूछना शुरू करते हैं कि अब मैं क्या कर सकता हूं। और यही सवाल आपको एक असहाय इंसान से एक शक्तिशाली इंसान बनाता है। भाग 5, आप हर चीज के बारे में गलत है। यू आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग। इंसान होने के नाते हम निश्चितता, सर्टेनिटी चाहते हैं।
हमें ये जानना अच्छा लगता है कि हम सही हैं। हम अपने विश्वासों, अपनी राय, अपनी यादों को सच मानकर चलते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हमारे सारे विश्वास गलत हों? लेखक कहते हैं कि व्यक्तिगत विकास का रास्ता अनिश्चितता से होकर गुजरता है। जब तक आप ये स्वीकार नहीं करते कि आप गलत हो सकते हैं, तब तक आप कुछ भी नया नहीं सीख सकते। जो व्यक्ति ये मानता है कि मुझे सब पता है, उसका विकास वही रुक जाता है। वो नई जानकारी के लिए, नए दृष्टिकोण के लिए अपने दरवाजे बंद कर लेता है। लेकिन जो व्यक्ति ये मानता है कि हो सकता है मैं गलत हूं, वो हमेशा सीखने के लिए, बढ़ने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार रहता है। अपने विश्वासों पर सवाल उठाना मुश्किल हो सकता है, ये असहज महसूस कराता है, लेकिन ये जरूरी है। क्या होगा अगर पैसा और सफलता के बारे में मेरी मान्यताएं गलत हों? क्या होगा अगर प्यार और रिश्तों के बारे में मेरे विचार गलत हों? क्या होगा अगर मैंने अपने जीवन के लक्ष्य ही गलत चुने हों? इन सवालों से डरने के बजाय हमें इनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि यही सवाल हमें आत्मनिरीक्षण करने और बेहतर निर्णय लेने के लिए मजबूर करते हैं। मैनसन कहते हैं कि हमें सही होने की तलाश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें कम गलत होने की कोशिश करनी चाहिए। आज हम जिन बातों पर विश्वास करते हैं, हो सकता है कल कोई नया अनुभव हमें ये एहसास दिलाए कि वे गलत थी। और ये ठीक है, यही विकास है। ये मानसिकता हमें दूसरों के प्रति अधिक सहनशील भी बनाती है। जब हम जानते हैं कि हम भी गलत हो सकते हैं, तो हम दूसरों के विचारों को अधिक सम्मान देना सीखते हैं, भले ही हम उनसे सहमत न हों। भाग 6। असफलता आगे बढ़ने का रास्ता है। फेलियर इज द वे फॉरवर्ड। हमारी संस्कृति में असफलता को एक बहुत ही बुरी चीज माना जाता है। हमें सिखाया जाता है कि हमें हर हाल में सफल होना है। असफलता का डर हमें कई बार कुछ नया करने की कोशिश करने से भी रोक देता है। लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं कि यह सोच पूरी तरह से गलत है। असफलता सफलता की विपरीत नहीं है, बल्कि सफलता का एक हिस्सा है। आप कोई भी नया कौशल बिना असफल हुए नहीं सीख सकते। जब एक बच्चा चलना सीखता है, तो वो सैकड़ों बार गिरता है। हर गिरना एक असफलता है, लेकिन वही उसे चलना सिखाता है। जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं, तो आप कई बार गिरते हैं। महान वैज्ञानिक हजारों असफल प्रयोगों के बाद किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। दर्द और असफलता हमें सिखाते हैं। वे हमें बताते हैं कि क्या काम नहीं कर रहा है, ताकि हम अपनी रणनीति बदल सकें। इस डर से बाहर निकलने के लिए लेखक एक सिद्धांत देते हैं, जिसे वे कहते हैं डू समथिंग प्रिंसिपल, कुछ करो का सिद्धांत। अक्सर जब हम किसी काम को लेकर प्रेरित, मोटिवेटेड महसूस नहीं करते, तो हम इंतजार करते हैं कि प्रेरणा आएगी, तब हम काम शुरू करेंगे। लेकिन ये उल्टा काम करता है। प्रेरणा एक्शन का परिणाम है, एक्शन का कारण नहीं। यानी एक्शन प्रेरणा, एक्शन प्रेरणा। ये एक अंतहीन लूप है। अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं, तो प्रेरणा का इंतजार मत कीजिए। बस एक पैराग्राफ लिखिए। उस एक पैराग्राफ को लिखने से आपको और लिखने की प्रेरणा मिलेगी। अगर आप फिट होना चाहते हैं, तो जिम जाने के लिए मोटिवेशन का इंतजार मत कीजिए। बस अपने जूते पहनिए और 5 मिनट के लिए वॉक पर निकल जाइए। उस 5 मिनट के एक्शन से आपको और ज्यादा करने की प्रेरणा मिलेगी। कुछ करो का सिद्धांत आपको बड़े लक्ष्यों को छोटे, प्रबंधनीय एक्शन में तोड़ने में मदद करता है। यह आपको विश्लेषण के पक्षाघात, एनालिसिस पैरालिसिस से बाहर निकालता है और आपको गति प्रदान करता है। और जब आप एक्शन लेते हैं, तो आप असफल भी होंगे, लेकिन हर असफलता आपको आपके लक्ष्य के एक कदम और करीब ले जाएगी, बशर्ते आप उससे सीखें। भाग 7। नहीं कहने का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेइंग नो। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हाँ कहना आसान माना जाता है। हम हर किसी को खुश रखना चाहते हैं। हम कोई अवसर खोना नहीं चाहते। हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते। इसलिए हम उन चीजों को भी हाँ कह देते हैं जिन्हें हम करना नहीं चाहते। लेकिन लेखक कहते हैं कि एक सार्थक जीवन के लिए नहीं कहना हाँ कहने से कहीं ज्यादा जरूरी है।
जब आप हर चीज को हाँ कहते हैं तो आप असल में किसी भी चीज के प्रति प्रतिबद्ध, कमिटेड नहीं होते। आपकी ऊर्जा और आपका ध्यान 100 अलग अलग दिशाओं में बंटा होता है। लेकिन जब आप किसी चीज को नहीं कहते हैं तो आप दूसरी, अधिक महत्वपूर्ण चीज को हाँ कह रहे होते हैं। जब आप दोस्तों के साथ देर रात की पार्टी को नहीं कहते हैं तो आप अगली सुबह जल्दी उठकर काम करने को हाँ कह रहे होते हैं। जब आप एक और फालतू प्रोजेक्ट को नहीं कहते हैं तो आप अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने को हाँ कह रहे होते हैं। जब आप एक बुरे रिश्ते को नहीं कहते हैं तो आप एक स्वस्थ रिश्ते की संभावना को हाँ कह रहे होते हैं। नहीं कहना आपको सीमाएं, बाउंड्रीज निर्धारित करने में मदद करता है। ये लोगों को बताता है कि आप अपने समय और अपनी ऊर्जा को महत्व देते हैं। शुरू में ये मुश्किल हो सकता है, लोग आपको स्वार्थी कह सकते हैं, लेकिन अंत में वे आपके समय का सम्मान करना सीखेंगे। एक ईमानदार नहीं, एक झूठे हाँ से हमेशा बेहतर होता है। जब आप उन चीजों से इनकार करते हैं जो आपके मूल्यों, वैल्यूज से मेल नहीं खाती, तो आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हैं। आप अपनी जिंदगी को दूसरों की प्राथमिकताओं से नहीं, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं से भरते हैं। भाग 8। और फिर आप मर जाते हैं। एंड देन यू डाई। सोचिए, अगर आपको पता हो कि आपके पास जीने के लिए सिर्फ 1 महीना बचा है, तो आप अपनी जिंदगी से क्या क्या बकवास तुरंत निकाल फेंकेंगे? आप किन लोगों के साथ समय बिताना चाहेंगे? आप किन चीजों की परवाह करना छोड़ देंगे? ये किताब का अंतिम और सबसे शक्तिशाली अध्याय है। ये हमें उस एक अटल सच्चाई की याद दिलाता है जिसे हम सब नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, हमारी अपनी मौत। ये विषय डरावना लग सकता है, लेकिन लेखक इसे एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखते हैं। जब हम अपनी नश्वरता, मोर्टैलिटी का सामना करते हैं तो हमारे जीवन की सारी छोटी छोटी फालतू चिंताएं अपने आप महत्वहीन हो जाती है। पड़ोसी ने नई कार ले ली, इससे क्या फर्क पड़ता है? किसी ने सोशल मीडिया पर मेरे बारे में बुरा कमेंट कर दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है? ट्रैफिक में कोई मुझसे आगे निकल गया, इससे क्या फर्क पड़ता है? मौत का विचार हमारे लिए एक कंपास की तरह काम करता है। यह हमें यह स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। जब हम ये समझते हैं कि हमारा समय सीमित है, तो हम उसे सावधानी से खर्च करना शुरू करते हैं। हम अपने रिश्तों को, अपने जुनून को और उन अनुभवों को प्राथमिकता देना शुरू करते हैं जो हमारे जीवन को अर्थ देते हैं। लेखक हमें मौत से डरने के लिए नहीं कह रहे हैं, वे हमें मौत को एक सलाहकार के रूप में उपयोग करने के लिए कह रहे हैं। जब भी आप किसी छोटी मोटी बात पर परेशान हो तो खुद से पूछें, मेरे जीवन के अंतिम दिन क्या यह बात कोई मायने रखेगी? 99% बार जवाब नहीं होगा। यह परिप्रेक्ष्य हमें बहादुर बनाता है। यह हमें जोखिम उठाने, अपने सपनों का पीछा करने और एक अधिक प्रामाणिक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए बहुत कम है और पाने के लिए बहुत कुछ। निष्कर्ष और अंतिम विचार। तो दोस्तों, यह था मार्क मैनसन की द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग AFCK का एक बहुत ही गहरा और विस्तृत विश्लेषण। अगर हम इस पूरी किताब को कुछ पंक्तियों में समेटना चाहें तो वो ये होंगी: खुश रहने की कोशिश करना बंद करें। इसके बजाय बेहतर समस्याओं को चुनें और उन्हें हल करने में अपनी खुशी पाएं। ये स्वीकार करें कि आप तास नहीं हैं। यह आपको असाधारण होने के दबाव से मुक्त करेगा और आपको एक सामान्य, शांतिपूर्ण जीवन जीने की अनुमति देगा। अपने जीवन की हर घटना की 100% जिम्मेदारी लें, भले ही उसमें आपकी गलती न हो। यही आपकी असली शक्ति है। ये मानकर चले कि आप गलत हो सकते हैं। यह आपको हमेशा सीखने और विकसित होने के लिए खुला रखेगा। असफलता से डरे नहीं, उसे अपनाएं। यह सफलता की राह पर एक जरूरी कदम है। नहीं कहना सीखें ताकि आप उन चीजों को हाँ कह सकें जो वास्तव में आपके लिए मायने रखती है। हमेशा याद रखें कि आपका समय सीमित है,
इसे अपना मार्गदर्शक बनाएं ताकि आप एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकें। ये किताब आपको समस्याओं से छुटकारा दिलाने का वादा नहीं करती। ये आपको बेहतर समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार करती है। ये आपको दर्द से बचाने का वादा नहीं करती। ये आपको सही दर्द चुनना सिखाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस गहरे विश्लेषण ने आपको इस किताब के दर्शन को समझने में मदद की होगी। ये आसान नहीं है। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने के लिए साहस और अभ्यास की आवश्यकता होती है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? कौन सा विचार आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया? क्या कोई ऐसा सिद्धांत है जिसे आप आज से ही अपनी जिंदगी में लागू करना चाहेंगे? मुझे नीचे कमेंट्स में अपने विचार पढ़कर बहुत खुशी होगी। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। और अगर आपको लगा कि इस 1 घंटे के वीडियो ने आपकी सोच को एक नया आयाम दिया है, तो कृपया इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करें। इसे अपने उन दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर करें जो जिंदगी की उलझनों में फंसे हुए हैं। हो सकता है ये वीडियो उनके लिए एक नई सुबह लेकर आए। और अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं और अभी भी नई किताब परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो अब देर मत कीजिए। अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और वो बेल आइकन जरूर ऑन कर लें ताकि आप ऐसी गहरी चर्चाओं से कभी वंचित न रहें। मिलते हैं कल रात ठीक 8 बजे एक नई किताब और उसके अनमोल ज्ञान के साथ। तब तक के लिए बेहतर समस्याओं को चुनते रहिए। मैं राजेश आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद और शुभ रात्रि।